डियर कॉरिडोर फैमिली मेम्बर्स, आप लोगों ने शेयर ट्रस्ट पे एक कोर्स ज्वाइन किया था। अब उस कोर्स की शुरुआत करते हैं। इस कोर्स का नाम हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट गेस वर्क इन यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि हमें करना है 2021 में। मैंने इंटेलिजेंट गेस वर्क ही क्यों बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रिक तिकड़म क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटेलिजेंस मतलब वो आपकी कॉमन सेंस भी है और साथ ही साथ स्ट्रीट स्मार्टनेस है, और साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो भी एक कंपोनेंट रहेगा। उस नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है एग्जाम में कॉन्फिडेंट रह के, वो मैं आपको बता दूंगा। और इनफैक्ट ये वाला लेक्चर करने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाने वाला है, और कल से ही आपके मॉक के जो है स्कोर बढ़ जाएंगे। आप वर्चुअल लाइब्रेरी में आके देखिएगा, मॉक देके आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, देखिए ऐसे तो हमारे पास सत्यम की, मेरी और बहुत सारे लोगों की एक मिक्स करके पूरी बनाई हुई ट्रिक की लिस्ट है, लेकिन उस अप्रोच में नहीं चलेंगे, क्योंकि लिस्ट अगर मैं आपको एक बार दे दूंगा तो आपके दिमाग में एक सेटअप हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही अप्रोच करना है हर सिचुएशन में। फिर आपका इनकरेक्ट जो है रिलेटिवली ज़्यादा होगा, फिर भी आपका पॉजिटिव ही होगा, लेकिन फिक्सिंग नहीं करेंगे। तो हम लोग सिंपली इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ आपका इंटेलिजेंस गेसिंग का तरीका अप्लाई होता है वो बताएंगे, और जहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है वहाँ बताएंगे। लेकिन ओवरऑल आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, आपका स्कोर तो इंक्रीज़ होगा और बहुत इंक्रीज़ होगा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद 19 का करेंगे, फिर 18 का करेंगे और 17 का करेंगे, क्योंकि 17 से पेपर जो था डिफिकल्ट हो गया था। तो बस यही 4 साल करके जाइए और पूरे गेस वर्क इंटेलिजेंस वहाँ पे लगाइए, और जहाँ जहाँ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पैटर्न है यूपीएससी की का, कहाँ पे यूपीएससी फोकस कर रहा है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा। मतलब थीम बताऊंगा कि कहाँ पे फोकस हो रहा है, यूपीएससी को कहाँ मज़ा आता है, और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है बीच बीच में आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2020 के पेपर की, 2020 की। अच्छा, हिंदी मीडियम के लोग क्या करें, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखेगा वो इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एड्रेस हो जाएंगे। अगर बहुत इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रही है साउथ इंडिया से, तो सिंपली आप गूगल ट्रांसलेटर लगाइए, वॉइस चल रही है वो ट्रांसलेट करता जाएगा। इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए, कई सारे ऐप होते हैं, मैनेज हो जाएगा। साथ दीजिए हमारा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है और कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करें, इसी पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम के आपके ग्रुप में डाल दिया है, तो वहाँ से आप हिंदी में खोल लीजिए और एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 मतलब जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। पेपर 2 होता है सीसेट का। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं 200। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। पेपर 2 में सीसेट में 80 क्वेश्चन ही होते हैं और उसके भी मार्क्स 200 ही होते हैं। मतलब कि हर क्वेश्चन कितने का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है। जो निगेटिव मार्किंग होती है, कई लोग जो है उसको सिंपली 1/3 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, 1/3 होता है। मतलब कि जीएस में चूंकि आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल रहा था, तो आपकी निगेटिव मार्किंग जो होगी 2/3 की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लें फ्रैक्शन कितना है, 0.67 जो भी है। और अगर GS2 की बात करें, मतलब सीसेट की अगर बात करें, तो वहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग 2.5/3 हो जाएगी। 1/3 ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, तो रॉन्ग कैलकुलेट ना करें। बाकी कितने अटैम्प्ट वगैरह करने वो आपको मॉक से समझ में आएगा, कितने साइकिल में सॉल्व करने वो आपको मॉक से समझ में आएगा। और बाकी पिछला वाला इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा होता है यूपीएससी का पेपर रियल है ना। आपके 4 कोड होते हैं, ये एक कोड का पेपर हमने लिया, यूपीएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट लिया, कोई मिक्सिंग अप नहीं किया है। तो यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। OMR शीट होती है, उस पर आपको रोल नंबर वगैरह जो कुछ है मेंशन करना होता है। ये सब तो आप एग्जाम में देख लेंगे, या मैं एक बार अलग से आपको दिखा दूंगा। पेपर के डिफिकल्टी की लेवल की बात करें तो 2020 का पेपर ऐसा था कि जहाँ पे आप 30 क्वेश्चन जो एक्यूरेटली जान सकते हो अगर आपको बहुत नॉलेज है। उसके बाद आपको जो है गेस वर्क इंटेलिजेंस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। रिस्क लेने के लिए क्या ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए क्या ज़रूरत है, एक हेल्दी इंसान एक आराम से रात भर सो के जाए वहाँ पे इंसान, और अच्छे से जाके वहाँ पे अपनी मेमोरी पावर का यूज़ करे, इंटेलिजेंस का यूज़ करे। तो ये सब अपने साथ लेके जाइएगा, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, आप कितना भी पढ़ लें। कभी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो आप दोनों में पढ़ के देखा करिए, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन से आपको हेल्प मिल जाती है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, खास करके रिलीजन वगैरह में, आर्ट एंड कल्चर में। लास्ट में इनफ आपके रफ के लिए भी दिया रहता है, भले वो जीएस का और सीसेट का, और रफ के लिए कुछ शीट दी हुई रहती है लास्ट में, तो आपको आराम से पेपर के अंदर ही रफ शीट भी मिल जाती है। पेपर ने किन चीज़ों पे फोकस किया, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में इन्होंने टर्मिनोलॉजी पे फोकस किया। टर्मिनोलॉजी मतलब कि कोई पोर्ट वगैरह का सिस्टम था, है ना, या रिलीजन का सिस्टम था, जैसे परमिताज आया था बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो टर्मिनोलॉजी फोकस में थी। एंशियंट पोर्ट वगैरह फोकस में थे, ये हमेशा से फोकस में रहे। पोर्ट पे यूपीएससी का बहुत मन करता, तो याद रखिएगा कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कौन से पोर्ट थे और पहले कौन से पोर्ट थे, जो साउथ के किंगडम थे उनके कौन से पोर्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो बुद्धिज्म जैनिज्म में जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, बोधिसत्व है, परमिताज हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सा हीनयान में है और कौन सा महायान में है।
हीनयान महायान जो है यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सेम गोज पर जैनिज्म में जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं, उस तरह के वर्ड आ रहे हैं, आपको जानना है। पहले जो मिडिवल इंडिया में और एंशियंट इंडिया में किसी काम के लिए डिपार्टमेंट को देखने के लिए जो ऑफिसर होते थे, उन ऑफिसर का नाम यूपीएससी के लिए फेवरेट है, ये भी पूछा जाता है। और ये ट्रेंड टर्मिनोलॉजी वगैरह वाला बहुत पहले से चल रहा है। ये ट्रेंड बुद्धिज्म जैनिज्म वाला, बुद्धिज्म जैनिज्म और टर्मिनोलॉजी मेडिवल एंशियंट की जो है बहुत पहले से चल रहा है। आप इनको गूगल करके टर्मिनोलॉजी वगैरह आप गूगल से मिल सकता है आपको, कई सारी वेबसाइट से यूपीएससी रिलेटेड। साथ ही साथ इस पेपर में हिस्ट्री में थोड़ा फोकस था आपके गुप्त एम्पायर पे। ऐसा भी नहीं है, अशोकन एम्पायर के टाइम का भी था, तो अशोकन एम्पायर हमेशा रहेगा, गुप्त एम्पायर हमेशा रहेगा, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। पहले के पेपर में दिखाया गया कि विजयनगर वगैरह फोकस में रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस का बहुत रेयर क्वेश्चन एक था शायद, बाकी क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, राइट। वहाँ पे आपके ऑप्शन जो होते हैं बताए जाते हैं कि ये कर सकते हैं फलाने टेक्नोलॉजी से, और आपको गेस करना होता है। अगर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस था, एग्रीकल्चर की इनकम पे फोकस था, रूरल बैंकिंग पे फोकस था, सब्सिडीज, एमएसपी, इन सारी चीज़ों पे फोकस था। एमएसपी पे क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल एक न एक आता ही है। किस चीज़ पे एमएसपी मिलता है, नहीं मिलता है, एमएसपी के क्या प्रोविज़न है। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो जो कंजर्वेशन के जो एरियाज़ होते हैं, कंजर्वेशन एरियाज़, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें जो है और डीप में जाया जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारे जो है नेशनल पार्क का तो आइडिया होना ही चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनका भी आइडिया लें। कुछ स्पेसीज रिलेटेड भी पूछे गए थे, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन गेस वर्क वगैरह किया जा सकता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। जो पॉलिटी का ट्रेंड था बहुत ईजी था, वही बिल्कुल लक्ष्मीकांत से आप करके जा सकते थे, अच्छे से उसको समझ के पढ़े तो। जो मॉडर्न हिस्ट्री का था, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो थे आपके सारे स्पेक्ट्रम से हो सकते थे, और एक दो क्वेश्चन जो नहीं हो सकते थे वो इजीली सॉल्वेबल थे आपके ट्रिक टेक्निक से, आप देखेंगे यहाँ पे। और एनवायरनमेंट के आपके लॉज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंट्री के लॉज हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे हर साल एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। दूसरा, कुछ जो फ्लैगशिप स्कीम है और बड़ी चीज़ें हैं जैसे आधार, इस पर हर साल एक न एक क्वेश्चन आ रहा है, या कहीं 2 साल में एक बार आ रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, ये आ रहा है। तो इन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इन पे आप फोकस करिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और लास्ट में पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन से हैं। तो क्या है 4 स्टेटमेंट, देखते हैं। आधार मेटा डेटा, मतलब कि आधार की जो ओरिजिनल डेटा है, मेटा डेटा, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब हमें नहीं पता है कि 3 महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलिए इसको हम रखते हैं कि ये हमें नहीं पता है। ओके, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर इंटेलिजेंस गेसिंग जो नॉर्मल ट्रिक जो वाला जो तरीका होता है, तो उस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो लोग बोलेंगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एनी कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता प्राइवेट के लिए। फिर लोगों के मन में आएगा फिर वो एयरटेल वगैरह वाले कैसे कर रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बोलेंगे कि लोग कि ये तो सही है, स्टेट कैन नॉट एंटर इन, सॉरी ये तो गलत है, स्टेट कैन नॉट एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मान के चलते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपका काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। आधार इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है, ऐसा तो नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2018 में आधार पे, और उसी पे बेस्ड ये न्यूज़। आप बोलेंगे कि अब जब 2020 की तैयारी करते हो 18 का करंट अफेयर, नहीं वो 18 का करंट अफेयर नहीं है, आधार हर दिन न्यूज़ में है। और जब आप मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर आधार पे रिलेटेड जो जजमेंट आया था, जहाँ बोला गया था, फिर डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल आई, सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड से जो स्कीम वगैरह निकल रही, जैसे कोई वेलफेयर स्कीम है, तो वहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे जो आधार मैंडेटरी कर रही है। इनफैक्ट पैन का लिंकिंग, यहाँ तक में समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट आधार मैंडेटरी कर रही है। लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए, किसी होटल में एंट्री लेने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आधार मैंडेटरी नहीं होगा। और ये आपको लगना भी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो बहुत कंट्रास्टिंग था कि गवर्नमेंट के वो अगेंस्ट गई थी कि ये ठीक है वेलफेयर वाला चलेगा, लेकिन ये क्या कि मतलब हर चीज़ में तो नहीं। इंश्योरेंस वगैरह के प्रोडक्ट लेने के लिए आपको आधार की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सर्विसेज लेने के लिए आपको आधार की ज़रूरत नहीं है, कोई और भी डॉक्यूमेंट चलेगा। तो इतना आप जानते हैं यहाँ पे कि थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कि आपका ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बच गया 1 4 2 4। अब इसमें कॉमन है 4, तो ये हमें देखना ही नहीं, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, देखना ही नहीं। मतलब एक झलक देख लीजिए कि कोई ग्रेव मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन अदरवाइज देखना नहीं है, जल्दी से गुजार जाना। देखिए
आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो है CFI देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने वो जजमेंट नहीं पढ़ा होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही से तो ये बेनिफिट के जो आपके स्कीम वगैरह आते हैं, सारे सब्सिडी वगैरह आते हैं, वहीं से तो आते हैं। थोड़ा सा बजट पे ध्यान दीजिए। तो जब गवर्नमेंट को ये बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाँ ठीक है, अब वेलफेयर के स्कीम में, PDS के स्कीम वगैरह के लिए, MSP वगैरह के लिए ये सब कर सकते हो, आधार मैंडेटरी कर सकते हो, तो वही तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो गई ना। सब्सिडी तो उधर से ही आ रहा है बजट के थ्रू। बस ये आपको पता है कि 4 तो सही है, बट एनीवे 4 देखने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन है 1 में और 2 में। अब यहाँ पे आपका 50% तो काम हो गया। जैसे ही 2 आपके आगे, आपको मार्क तो करना है, या तो 1-4 करो नहीं तो 2-4 करो। अब यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा। कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसलिए इसको हम हटा देंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। हर जगह 3 मंथ्स लिखा है, 6 मंथ को चेंज करके, ओके, ऐसी गलती मत करिएगा। 6 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो ये बोला था ये सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने अपने बिल में लाया था 5 ईयर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने करके कर दिया था 6 मंथ्स, और वहाँ से चेंज करके 3 किया हुआ है। तो ये नंबर पे कि नंबर हुआ तो गलत होगा, ऐसी गलतियाँ मत करिएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे अटक जाएं तो यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन अब आंसर करना है, क्योंकि फाइनली अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका स्कोर जो है ऑप्टिमाइज होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप गेस वर्क कर सकते हो कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग जाएगा। आप अपने लॉजिकल पे जाएंगे, नंबर देख के तो आपको आंसर तो सही आ जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे 3 मंथ्स की बात हो रही है तो इसको हम गलत कर देंगे, ये तो नंबर है, तो हम जो है इसके बाद 2-4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यू विल गेट द करेक्ट आंसर, बट वो अप्रोच सही नहीं है। तो नॉलेज क्या आती है वहाँ से एक बार देख लीजिए, कर दीजिएगा, एग्जाम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे में कभी कभी आपको नुकसान भी होगा। MP लैड में 10% पे आप वहाँ पे गलत करके आ जाओगे, बट ठीक है, ओवरऑल आपका स्कोर आएगा ही। तो ऐसे में फंस जाए तो आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप 2 और 4 को मार्क करेंगे, उससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्चुअली में यहाँ पे। अब ये न्यूज़ में आई है सितंबर 26, 2018 में आधार वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ आधार। ओवरऑल आधार सही है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन यूज़ के लिए कुछ कंडीशंस डाले थे, और ये सीधे सीधे हिंदू में आया था। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ये डेली आ रहा था। देखिए, यूजेज ऑफ आधार फॉर टारगेटेड सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट स्कीम अप्रूव। तो 4 वाला स्टेटमेंट जो CFI वाला था वो सही हो गया। सेक्शन 57 दैट अलाउज प्राइवेट एंटिटीज टू यूज आधार स्ट्रक डाउन। यही में आपका आंसर मिल गया। प्राइवेट एंटिटीज के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, इसमें सेक्शन 57 में था कि शेयर कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था। आधार पैन का लिंकेज अपहेल्ड, बस यहीं से आपका आंसर निकल गया। दूसरा देखिए, ऑथेंटिकेशन डेटा कैन ओनली बी रिटेन फॉर 6 मंथ्स। आगे आंसर देखिए, पूरा का पूरा कैसे क्वेश्चन उठाया गया न्यूज़ से। चूँकि आधार बिल एक मनी बिल है, मान लिया कि चलो हमने मनी बिल तो मान लिया, तो इसलिए हेंस इट कैन ओनली कवर बेनिफिट्स ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया सिंपली जो वहाँ से वर्डिंग से आ गया। तो आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, यहाँ पे क्या लिखा है हिंदू में, 6 मंथ्स की बात होगी। ठीक, पहला तो ये गलत हो गया। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन, क्यों, सेक्शन 57 स्ट्रक डाउन, तो दिस इज राइट। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं बोला। पैन कार्ड के लिंकेज के लिए बोला, सब्सिडी के लिए बोला। और ऐसे में एक और ट्रिक लगाइए, देखिए यहाँ पे क्या बोला, आधार इज मैंडेटरी, आधार इज मैंडेटरी, 2 चीज़ों के लिए। जब ऐसा हो जाए ना तो समझ लीजिए कि उसमें एक सही है एक गलत है, ठीक है। बड़ी चीज़ जो है उसके लिए सही है, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए सही हो जाएगी। जो छोटी चीज़ है, इंश्योरेंस है, जो सीधे सीधे गवर्नमेंट की चीज़ नहीं है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहेगी। ये ट्रिक लगाइए आप, तो ये 4 आपका सही निकल गया, 2 सही निकल गया, और सिंपली आप यहाँ पे आंसर डिराइव कर जाएंगे 2 और 4 पे। इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, नंबर को छोड़ देंगे कि 3 मंथ्स वाला रॉन्ग होगा, फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन सिंपल लक्ष्मीकांत से उठा कर डाल दिया गया है कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन। आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अमेंडमेंट करनी होती है तो राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर पे होते हैं। इनफैक्ट इतना इक्वल पावर पे होते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवानी है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं कराई जाती, क्योंकि लोकसभा के नंबर ज़्यादा हैं, दोनों को बराबर फील्ड दिया जाता है, वहाँ पे बराबर वैल्यू दी जाती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम बराबरी का हिस्सा होता है, कुछ नहीं देखना था, बाकी 3 ऑप्शन देखने भी नहीं थे, सिंपल कर देना था। ज्वाइंट सेटिंग इसीलिए तो कराई नहीं जाती, ये भी तो लॉजिक है ना कि ज्वाइंट सेटिंग इसीलिए नहीं कराई जाती है क्योंकि लोकसभा के नंबर बहुत ज़्यादा है। बाय द टाइम ज्वाइंट सेटिंग हैपेंस, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल फॉल इन द राइट्स ऑफ लोकसभा, बट दैट इज नॉट डन। ऑर्डिनरी बिल के लिए किया जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं किया जाता। बस लॉजिक से भी निकल गया आपका आंसर। तो ये होता है इंटेलिजेंट लॉजिक। यहाँ पे जो कोई गेस वर्क नहीं है, आप कुछ ना भी जाने तो आपको अगर ये याद रहेगा कि ज्वाइंट सेटिंग नहीं कराई जाती भाई, मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बराबरी मेंटेन करने की बात है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड, उसके बारे में क्या क्या सही। अब 4 स्टेटमेंट दिए। एमपी लैड फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ। ये तो सही लग रहा है, एक जेनेरिक टर्म है कि हाँ भाई ड्यूरेबल एसेट बनाने चाहिए एमपी लैड से, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा कि हमने मान लिया। दूसरा, उसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो है हर एमपी का मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। सुनने में लग रहा है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी एसटी के लिए एक पोर्शन बोल रहा है ना, पूरा तो नहीं बोल रहा। अगर यही बोल देता कि 100% फंड मस्ट बी यूटिलाइज फॉर एससी एसटी पॉपुलेशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, लेकिन एक पोर्शन बोला तो ये भी सही है। 1 2 तो हमें सही लग रहा है। एमपी लैड फंड आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये जो है एमपी लैड का वन ऑफ द मोस्ट मतलब कहें कि हाईलाइटेड फैक्टर है कि नहीं, वो अगर यूटिलाइज नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये क्यों इतना हाईलाइटेड फैक्ट है? क्योंकि कई एमपी इंडिया के ऐसे हैं जो पिछले साल का बार बार पेंडिंग करके रखते हैं और बोलते हैं कि उनका एक बार में जमा हो गया। और यही एमपी लैड की एक क्रिटिसिज्म भी है कि जब अगर आप 5 टर्म में मान लीजिए कर लें, आपके पास मान लीजिए कि 25 करोड़ हो जाए, ठीक है, 25 करोड़ पूरा हो जाए। अब उस 25 करोड़ से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम एक बार में कर सकते हो और अगला इलेक्शन जीत सकते हो। तो एक तरह का गलत तरीका भी है, उसको धीरे से धीरे यूटिलाइज करने की जगह एक बार में जमा करके पूरा थ्रू कर दिया जनता के बीच में, जनता खुश हो गई, एमपी बहुत काम कर रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड फैक्टर है, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है इसको। 1 2 3, नाउ यू आर स्टक टू 1 2 3 एंड 1 2 3 4। अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तो आप क्या बोलोगे, 10% जो वर्क है अंडर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एवरी ईयर वो अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी इंस्पेक्ट करेगी। अब यहीं पे बात आ गई, नंबर आ गया, लोग गेस करेंगे कि नंबर तो रॉन्ग होते तो 10% इतना फिक्स कैसे करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ एक कुछ और चीज़ लगी हुई है, खाली नंबर नहीं है, डायरेक्ट नंबर नहीं है, एक्सट्रीम अभी भी नहीं है। मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10%। बाय द टाइम एट लीस्ट वर्ड आ गया ना, सम ऑफ, एट लीस्ट, ऐसी चीज़ें जो एक मतलब हल्का अमाउंट बताती हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जाती, वैसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। नाउ यू इफ़ यू मार्क, सॉरी 1 2 3, ये 3 तो मैंने रॉन्ग बोल दिया था ना। नाउ इफ़ यू मार्क, तो आपके बीच में कन्फ्यूजन कहाँ था, 1 2 और 1 2 4 के बीच में, सॉरी 3 तो हमने रॉन्ग कर ही दिया कि भाई नहीं, कैरी फॉरवर्ड तो होता ही है, तभी तो उसमें उसकी प्रॉब्लम है, शिकायत हो रही है। नाउ यू आर स्टक बिटवीन 1 2 एंड 1 2 4। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10%, और भी एक छोटा सा नंबर। तो इतना तो सोच सकते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी 10% तो उसका इंप्लीमेंटेशन करेगी ना, एटलीस्ट उसके ऊपर भी कर सके तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 10% तो मेंटेन करेंगे। एट लीस्ट, सम ऑफ देम, इस तरह के स्टेटमेंट जनरली ठीक होते हैं। एक्सट्रीम होता है नॉट एट ऑल, ओके, कंप्लीटली, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप डिराइव करें तो इंटेलिजेंस गेसिंग से आपका जो है एग्जैक्टली राइट आंसर आएगा 1 2 4। अब ये सिंपल लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ क्वेश्चन है, 4 है, इसमें बोल रहे हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो उसमें जो अनटचेबिलिटी की बात होती है वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होता है। राइट टू इक्वालिटी के लिए होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस में आर्टिकल 17 की बात है, तो आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी में आएगी, राइट। और गेस करिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ से आ गया, 32 की बात हो रही है, हाँ बताइए। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 है वो तो, राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, वो तो आपके 2021 के अराउंड होता है। सिंपल है, राइट टू इक्वालिटी है क्योंकि अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। बहुत सिंपल था ये, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट है। 5वां क्वेश्चन यही होता है, लक्ष्मीकांत सही से पढ़ के जाए तो आप ऐसा क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं करेंगे। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, आपको पता है ना, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी, मतलब जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके रखा जाएगा। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है। नहीं याद है तो दिखा दे रहा हूँ, सीधा सीधा आप आर्टिकल 50 पे चले जाइए, डीपीएसपी में, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अलॉन्ग विद द बजट, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट डालते हैं बजट के साथ साथ, उसमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है कंट्री का, है ना। ये डॉक्यूमेंट जो है क्यों आया है, क्यों मैंडेटरी किया गया। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, नहीं ऐसा नहीं है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं, ऐसे भी मैंडेटरी किया गया है। आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं ये तो पहले नहीं होता था, और आर्टिकल 112 और 110 1 तो बहुत पहले से है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। आप खुद सोचिए ना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है ये रिसेंटली आप सुन रहे हैं कि ऐसा डाला जा रहा है, और कैसे मैंडेट किया गया। तो आर्टिकल 112 तो 110 1 तो आपने पढ़ा है कई बार, मनी बिल वगैरह, फाइनेंशियल बिल वगैरह, फाइनेंशियल एक्ट वगैरह, तो वहाँ पे ये सब तो मेंशन्ड नहीं है कि आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वगैरह देना है। वहाँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है, राइट, कंसोलिडेटेड फंड की बात होती है। तो ये तो आपने कभी सुना नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। मैंडेटरी है तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं होगा।
आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया पर आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई आर्टिकल 113 तो हमने कई बार पढ़ा है, वहाँ पे तो हमने कहीं आपने देखा है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा देखा है वर्ड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट? नहीं देखा है ना। लक्ष्मीकांत में मिलता है ना सारा कॉन्स्टिट्यूशन। द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देखा है आपने? नहीं ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो आप एलिमिनेट कर लोगे, बी वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो एलिमिनेट कर लोगे, मैंडेटरी होगा तो कन्वेंशन तो एलिमिनेट कर लोगे, तो बचता क्या है? प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। आपको एफआरबीएम के एक्ट के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता हो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपने 10 बार पढ़ा और वहाँ पे कहीं भी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की बात नहीं की गई थी, है ना। और कन्वेंशन है तो मैंडेटेड की बात होगी नहीं, मैंडेटेड की। डी आएगा इसका आंसर, बिना पढ़े लिखे आप चले जाएं एग्जाम में फिर भी हो जाएगा ये। ऐसे आपको डिफिकल्ट लगता, अब नहीं लगेगा। 7 अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। देखिए इसकी सिंपल बात है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह पढ़ा था, हालांकि इसमें से 50 क्वेश्चन कम से कम हो गए जो हमारे लेक्चर से हैं, और मैं मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, लोगों के आए थे स्कोर 121 वगैरह, क्योंकि वैसा पढ़ाया था कवर हो जाए, बट उस पर भी नहीं चलेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर करे गवर्न तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है, जनता चुने तो वही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल। राजा रानी भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ये क्या होता है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जो है गवर्नमेंट जो रूल करती है क्या वो मल्टी पार्टी होती है? ऐसा नहीं है, ये तो आराम से हटा सकते थे। गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर कैसे भाई? अमेरिका में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है? वहाँ पे तो प्रेसिडेंट है, एंड प्रेसिडेंट इन अमेरिका इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, राइट, इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। उसको भी हटा दो तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बच गए एक, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं तो लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल में गवर्नमेंट में अगर आपको यहाँ पे आंसर डिराइव करना था तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन जाननी थी, जिसमें कि लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, जिसमें जनता जो है अपने राइट्स को लगा के गवर्नमेंट पे उसको ऑटोक्रेटिक होने से बचा सके, इसी को बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आपको एग्जाम में। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हमें नहीं पता है कि 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या है, हम उसको जाके नहीं पढ़ने वाले यूएन का डॉक्यूमेंट खोल के, इतना नहीं है। एक तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि फंडामेंटल राइट में डला हुआ है, हाँ, अब कहाँ कहाँ बताना है? प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन, ये नहीं पूछ रहा कि स्टेट के फंडामेंटल मतलब स्टेट की तरफ से क्या किया जा रहा है, ये बस सिंपल यही पूछ रहा है कि उसके प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस आपको कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉट आस्किंग कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ एग्जैक्टली मेंशन्ड हैं वर्ड बाय वर्ड, तो आपको वर्ड बाय वर्ड क्यों जानने की जरूरत है? इट इज सिंपली सेइंग फोकस ऑन दिस, रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल। उससे मिलता जुलता भी होगा चलेगा, बस मिलता जुलता की बात हुई। अरे भाई मिलता जुलता तो हमारे फैमिली में भी चलेगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रीएम्बल भी होगा, डीपीएसपी भी होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होगा। आंसर डी। इज इट डिफिकल्ट? इज इट रियली डिफिकल्ट टू गेस इट? नो। अगर आपको लग रहा है कि देख के आपको ईजी लग रहा है ऐसे करने में, कुछ नहीं है यार। रिफ्लेक्शन की बात आ गई तो रिफ्लेक्शन तो कहीं भी राइट की बात होगी, प्रिंसिपल्स की बात होगी। बस प्रीएम्बल में तो आपके सारे है ना, सोशियो जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसकी भी बात की गई है, ब्रदरहुड की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो बहुत कुछ बातें की गई है, वहाँ पे भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है आपस में ब्रदरहुड वगैरह मेंटेन करने की, भाईचारा, जो बाकी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। कई सारी चीज़ें हैं वो, हालांकि आपकी ड्यूटीज़ हैं, स्टेट की नहीं है, बट ये तो आपको रिफ्लेक्शन पूछ रहा है प्रिंसिपल का, स्टेट की ड्यूटी थोड़े ना पूछ रहा है। बस 1 2 3 तो कंफ्यूज नहीं होना कि 1 2 कर देंगे क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो स्टेट का नहीं है और आप ये लगा के आ जाएंगे। भाई आपको रिफ्लेक्शन पूछ रहा है प्रिंसिपल का, कहाँ मिलेगा? वो आपके घर में भी हो सकता है, स्टेट की जरूरत नहीं है। इन इंडिया लीगल सर्विसेज ऑथोराइज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। आपके जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, नालसा की बात हो रही है, वहाँ पे पूछ रहे हैं कि किन लोगों को लीगल सर्विसेज, मतलब आपको जो फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं। अब इस यहाँ पे एक ट्रिक है, नंबर बड़े खतरनाक है, अगर आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ेंगे तो आपका आंसर तो मिल जाएगा। पर्सन्स विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है। सर बीच में मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया था, कुछ काम आ गया था, चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, जो आपका नालसा एक्ट वगैरह है, प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस। क्या लिखा हुआ? फ्री लीगल सर्विस। नाउ फोकस ऑन फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। और हर जगह नंबर है, ठीक है, हर जगह नंबर है। नाउ यू आर वेरी कन्फ्यूज कि नंबर जो होते हैं गलत होते हैं, अब क्या ट्रिक लगाएं वगैरह क्या लगाएं। अरे अपने दिमाग का यूज़ करिए, कॉमन सेंस का यूज़ करिए, दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और यहाँ पे सोचिए कुछ चीज़ें। लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, मतलब किसी भी इंसान की
नर हो, मादा हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, कुछ भी, अगर किसी की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, लेस है, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्री लीगल सर्विसेज देंगे। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो चलिए, हमें नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। अब ये बताइए मुझे कि एक नॉर्मल सिटीजन है और एक ट्रांसजेंडर है, दोनों में से किसको आप वीकर सेक्शन मानेंगे? वेरी ऑब्वियस, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ट्रांसजेंडर को मानेंगे। और ट्रांसजेंडर के लिए तो प्रोविजन आजकल आ रहे हैं, कुछ तो हुआ है, तो ट्रांसजेंडर को हम लोग वीकर सेक्शन मानेंगे ना। अब ये बताइए कि आप किसको ज़्यादा छूट दोगे, फ्री लीगल सर्विसेज आप किसको पहले दोगे, ट्रांसजेंडर को पहले दोगे या नॉर्मल सिटीजन को पहले दोगे? ऑब्वियसली आप ट्रांसजेंडर को पहले दोगे। तो ट्रांसजेंडर का 2 लाख का इनकम एनुअल रहेगा तो भी आप उसको फ्री लीगल सर्विसेज दे दोगे। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? और अगर नॉर्मल सिटीजन का 1 लाख है तो ट्रांसजेंडर का उसके ऊपर तो होना चाहिए ना। तो ये रिलेशन तो सही लग रहा है कि नॉर्मल सिटीजन को 1 लाख पे फ्री लीगल सर्विसेज और ट्रांसजेंडर 2 लाख भी कमा रहा है ना एनुअल, तब भी उसको फ्री लीगल सर्विसेज। ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट नहीं है, 2 ही स्टेटमेंट है। नाउ वी आर वेरी कोरिलेटेड कि भाई ये दोनों साथ साथ बढ़े जा रहे हैं। 1-2 का हम ऑलमोस्ट श्योर हैं। ट्रांसजेंडर में ओबीसी में कौन ज़्यादा वीक है, ओबीसी है या ट्रांसजेंडर? ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर को ज़्यादा माना जा रहा है, पीडब्ल्यूडी वगैरह को ज़्यादा माना जाता है। तो फिर से 3 लाख की लिमिट ओबीसी पे कैसे लगा सकते हैं इतना हाई इनकम पे? बताइए। ट्रांसजेंडर के अलग से क्लास बन रहा है, ओबीसी वगैरह से ज़्यादा वीकर सेक्शन माना जा रहा है, तो फिर उसकी तो इनकम की लेवल और ज़्यादा होनी चाहिए थी ना ओबीसी से। तो फिर कोरिलेट करिए, 1-2 साथ साथ जा रहा है, 3 साथ में नहीं जा रहा कहीं से भी। 3 को एलिमिनेट करेंगे, 1-2 आंसर आ जाएगा। लॉजिकली आप आंसर पे आराम से डिराइव कर जाएंगे अगर दिमाग को सही से यहाँ पे लगाएंगे तो। बड़ा अच्छा रिलेशन यहाँ पे दिख भी रहा है, और साथ ही साथ 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। ये होता है अपना ब्रेन यूज़ करना। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सेटअप की बात हो रही है और सब्जेक्ट की क्या से रिलेटेड था। अगर आपने PT 365 लास्ट ईयर की पढ़ी होगी तो बहुत बार आल्मा आटा डिक्लेरेशन आया था, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से रिलेटेड है। क्यों बहुत बार आया था आपको पता है? वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस का बात है वहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, और ये बहुत न्यूज़ में डाला गया था क्योंकि उसके बाद भी कुछ डिक्लेरेशन है। आल्माटा डिक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड था और हमारी कंट्री में भी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत कुछ किया जा रहा था, तो ये बहुत न्यूज़ में आता था। 1 हम जानते थे कि सही है, हेग कन्वेंशन में हम कन्फ्यूज थे ना। 1 हम जानते थे कि सही है तो हमने D एलिमिनेट कर लिया था, B एलिमिनेट कर लिया था, बचे हमारे पास 1-2 या 1-3। नाउ वी वर कन्फ्यूज कि क्यों कन्फ्यूजन होगा? तालानोवा डायलॉग, पेरिस क्लाइमेट के एग्रीमेंट के बाद उसको देखने के लिए PT 365 में 3 से 4 बार, जो मैंने अपने लेक्चर में 10 बार पढ़ाया होगा, तालानोवा डायलॉग। किसी ने नीचे कमेंट भी किया था तालानोवा डायलॉग एग्जाम देने के बाद कि यहाँ से आया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 1-3 आपके पास सिंपल आंसर था, 1-3, क्योंकि उसके बाद आपको कोई डर की जरूरत नहीं, क्योंकि 1-3 के साथ और कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं था। आंसर बहुत सिंपली यहाँ पे C था। 10 क्वेश्चन हुए, लगा कुछ की कहीं भी दिक्कत है? 11 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना गवर्नमेंट की। आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, मान लिया मैंने अपने लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं आज तक। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या सारी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर होती हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट होती है ना, लोकसभा का पार्ट होती हैं, उधर राज्यसभा का पार्ट होती हैं। लेकिन क्या मोदी जी की कैबिनेट में कांग्रेस के लीडर हैं? हर पार्टी रिप्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट रॉन्ग। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। अरे ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में गवर्नमेंट हटती है, लेकिन कौन हटाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप जाते हो क्या वोट करने बूथ पे कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे, मोदी गवर्नमेंट को हटा देंगे? कितने लोग बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट छोड़ दो, रिजाइन कर दो। क्या उन्होंने छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ा ना। आपके पास ये ताकत नहीं है, जब तक उनका टर्म है। ये ताकत जो है लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके पास होती है। यू कैन नॉट रिमूव। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, प्लेबिसाइट वगैरह जहाँ पे करते हैं। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नो, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट, अच्छा, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आता? फिर सरकार कैसे गिरती है? कितनी सरकारें गिर गई भाई कंप्लीशन ऑफ द टर्म के पहले, लेकिन वो लेजिस्लेचर ने गिराई है ना। कि वहाँ पे बजट में जैसे मान लीजिए कि बजट पास नहीं हुआ तो मान लिया जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, क्योंकि आपके बहुमत नहीं है वहाँ पे लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इंडिया में जो है स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। पार्लियामेंट मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर, क्योंकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर कभी भी चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह करके या बजट को ना पास करा के, अगर बजट लोकसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आप बिना पढ़े हुए इसका आंसर दे सकते थे सोच के इंडिया का। अब देखिए ना, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है।
विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे ना आइडियल्स नहीं है, ढेर सारे आइडियल की बात नहीं है। तो मेन जो आइडियल है वेलफेयर स्टेट का कहाँ पे है? लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में 50 बार लिखा हुआ है, आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, गांधी के जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, रूरल लोगों के लिए जो प्रिंसिपल वहाँ पे डाले हुए हैं, इक्वल पे वेजेज की बात हो रही है, यही तो वेलफेयर होता है ना। सब्सिडीज वगैरह की जो बात चलती है वो तो डीपीएसपी के लिए होता है ना, शराबबंदी पे जो है वेलफेयर स्टेट की बात यही है ना। ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। फंडामेंटल राइट सब कंफ्यूज ना हो। फंडामेंटल राइट में तो जो स्टेट जो ऑटोक्रेटिक होने लगता है उसको रोकने के लिए आपके राइट्स दिए जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो वेलफेयर स्टेट की बात नहीं हो रही। वो स्टेट पे लगाम लगाना है, लेकिन आपकी भलाई पॉजिटिवली हो, इसलिए तो फंडामेंटल राइट निगेटिव माने जाते हैं ना। वो लगाम लगाना है, रोकना है गलत काम करने से। लेकिन अगर सही काम करने को बढ़ावा देना है स्टेट की तरफ से एफर्ट लगा के, तो वेलफेयर स्टेट की अगर बात होगी कि स्टेट आपके आगे बढ़ के आपके लिए काम करे, सुविधा दे, तो वो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इक्वल वेजेज वगैरह की जहाँ भी बात होती है, वीमेन की, चाइल्ड की बात होती है, आपके फ्री लीगल एड देने की बात होती है, तो वो वेलफेयर स्टेट आपके डीपीएसपी की बात होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं पहला क्या स्टेटमेंट है। बहुत ईजी क्वेश्चन। द बेसिक स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन इट्स टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। इतना लंबा जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे इन्होंने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चर की, भैया बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवानंद भारती केस से आया, तो वो तो कोर्ट की तरफ से दिया हुआ है। अगर कोई ये बोलता कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी नहीं हुआ है, तब मुझे कन्फ्यूजन होता। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, काट दीजिए वहीं पे ना। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, अगर वहाँ पे देता तो मैं कंफ्यूज हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल दिए हैं केस टू केस, डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया है, और यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करने लगा। ऐसा होगा क्या? जब वो आया ही है केशवानंद भारती के केस से, सचिन तेंदुलकर के जन्म के साल से, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे हो गया? सरकार के अमेंडमेंट लेके आएगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको धाराशाही नहीं करेंगे। वो तो कोर्ट का काम है ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हुआ है। रॉन्ग। ठीक, अब बच गया आपके पास, दो सही है कि नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। हाँ भाई, आर्टिकल 32 स्टेट के लिए भी आर्टिकल है। जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है? सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, होलिस्टिक एक बढ़िया सा स्टेटमेंट में। जब भी आपको इतना बढ़िया स्टेटमेंट दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है ताकि लोगों की लिबर्टी जो है कंजर्व रहे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन रहे, इतनी अच्छी बात यूपीएससी के पेपर में डाली जाएगी ना। इसको अगर गलत करा देंगे तो हमारे लिए तो गलत हो जाएगा। ये यूपीएससी तो गलत वहाँ पे मैसेज दे रही है लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लोगों के राइट्स प्रोटेक्शन की बात नहीं है, तो ये तो सही होना है यार, तो 2 तो सही होगा। कहाँ है कन्फ्यूजन? 14 नंबर का क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम के लेक्चर पढ़ा रहा था लाइव में, वहाँ पे ये मेंशन किया था, गांधीज्म और मार्क्सिज्म पढ़ाया था। बहुत कन्फ्यूजन होगा, पूछ रहे हैं कि कॉमन क्या है गांधी और मार्क्स के बीच में। गांधी जी ने बोला था कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, एक इंसान अपना खुद का स्टेट बने। रूरल सोसाइटी, विलेज बेस्ड सोसाइटी अलग चीज़ है। गांधी जी ने बोला कि जो स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। स्पेक्ट्रम में ये पढ़ाया था, 10 बार पढ़ाया था बोल के कि स्टेटलेस सोसाइटी बोला है। तो हम नहीं जानते हैं कि मार्क्स ने क्या बोला, लेकिन गांधी जी का स्टेटलेस सोसाइटी तो जानते, इतना तो कंफर्म है। गांधी जी ने बोला स्टेटलेस सोसाइटी। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड, व्हाट अबाउट दिस? गांधी जी ने बोला कि क्लास स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है यार। गांधी जी ऑलवेज ट्राइड कि नहीं, हमारा जो है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, सब साथ में सबका उदय हो, राइट। फैक्ट्री और वर्कर के बीच में सामंजस्य जो है मेंटेन रहे। वर्कर पीपल स्ट्रगल की कहाँ बात की? आप याद करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ तो आप चले जाइए साल्ट सत्याग्रह में। गांधी जी ने क्या किया था? लास्ट में नेगोशिएट करके वो धरसाना साल्ट फैक्ट्री वगैरह पे जो उनके लोग गए थे वो तो जेल में, तो गांधी जी के क्या किया था उन्होंने? जो फाइनली जो दिया जाना था मुआवजा, जो बढ़ाई जानी थी वेजेज लोगों की, वो बढ़ाई गई थी नेगोशिएट करके। तो क्लास स्ट्रगल के सपोर्ट में कहाँ थे? अग्रीमेंट कहाँ था उनका? नहीं थे। वो बोल रहे थे कि दोनों का सबका सत में सर्वोदय होना चाहिए, और नेगोशिएट करके। आप नील की खेती में देख लीजिए ना, ब्लू इंडिगो रिवॉल्यूशन में जो बिहार वाला हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी ने क्या किया था? वहाँ से इंडिगो को बोला था कि भाग जाओ। नहीं, उनको लॉस हो रहा था तो वो चले गए थे बाहर से। ऊपर से जर्मनी में जो है डाइज बनने लगे थे, उससे चले गए थे। गांधी जी ने तो वहाँ पे सेटलमेंट करवाया था, राइट। तो ही वॉज नॉट फॉर क्लास स्ट्रगल। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा तो गांधी जी ने नहीं बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अबोलिश कर देनी चाहिए। उनके तो पिताजी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसी से तो बाहर पढ़ने गए थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। गांधी जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट, प्रॉपर रशिया वाला, चाइना वाला भी नहीं, रशियन कम्युनिस्ट। तो गांधी जी ने ऐसा बोला था क्या कि रशियन कम्युनिस्ट हो जाना चाहिए? भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब एक तरफ स्टेटलेस सोसाइटी बोल रहा हूँ और एक तरफ बोल रहा हूँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिशमेंट हो जाए। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा आपको? जब आपने स्टेटलेस सोसाइटी मान लिया तो फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया? दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको खत्म करिए। इजी,
इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, गांधी जी बोल रहे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कि इकोनॉमी जो डिसाइड करे उसी के हिसाब से होना चाहिए। नहीं यार, ही वॉज फॉर सोशल डिटर्मिनिज्म। बहुत ईजी है, क्लासलेस सोसाइटी। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है बताइए? नहीं पढ़ा था आपने आइडियोलॉजी, ठीक है, फिर भी गेस करिए ना इतने आराम से, इश्यूज नहीं है। 15 नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? आपका काम क्या होता है? एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आप वाइडन करते हो पार्लियामेंट्री स्कोप का डेमोक्रेसी को, कि गवर्नमेंट बोलती है कि ये लॉ लगानी है, पॉलिटिशियन बोलते हैं, आप उस पर काम करते हो और लॉ बना के देते हो। उसके स्कोप को वाइडन नहीं करते आप। और ये इसलिए जानना है क्योंकि इतना सब कुछ छोड़ के जो लास्ट ऑप्शन देखिए, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी बन के आई, ठीक है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया आपने, उसका डिटेल किया, लेकिन फाइनली आपका ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड लेवल पे। पॉलिटिशियन यहाँ पे आके ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट का जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एमपी लैड का क्या कर रहा था? 10% देख रहा था कि इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहीं से देखिए यूपीएससी के पेपर में कई बार आपको दूसरे क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। वहीं पे तो एमपी लैड में फंड आया, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन को कौन देख रहा है कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख रहा है यार। बस तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, एमपी लैड पब्लिक पॉलिसी, उसका इंप्लीमेंटेशन कौन? डिस्ट्रिक्ट का जो भी है, डीएम है। हो गया इजी। ब्यूरोक्रेसी यही है। आप बोलते फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, क्या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है? द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। हम इतना जानते हैं कि प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट लास्ट बोल दिया गया था। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सही है, बट के बाद देखेंगे नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बाप रे, हटाइए भाई, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड लेटर बट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता तो बेयर एक्ट में पढ़ कैसे रहे? दिमाग लगाइए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता तो बेयर एक्ट में कैसे पढ़े रहते आप पीएम बक्सी में? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नाउ वी आर कंफ्यूज कि ये भी पार्ट ऑफ द बोल रहा है, ये भी पार्ट ऑफ बोल रहा है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। नाउ वी आर कंफ्यूज बिटवीन 3 ऑप्शंस, ए, सी एंड डी। पहला क्या है? हैज नो लीगल इफेक्ट। अरे भैया, डीपीएसपी हो या प्रीएम्बल हो, ये इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन बार बार जजमेंट जो आती है उसमें इसके लाइट में देखा जाता। नहीं तो शराबबंदी को सही क्यों बोला जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्यों? या फिर काऊ के जो है बीफ बैन क्यों सुप्रीम कोर्ट सही बोल देता है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि मतलब जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि मिल्च एनिमल की किलिंग नहीं की जाए, है ना, और टॉक्सिकेटिंग जो इंटॉक्सिकेटिंग जो शराब वगैरह का जो लिकर का उपयोग है वो नहीं किया जाए। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हाँ तो ठीक कर रहे हो, डीपीएसपी को एनफोर्स करो तो बहुत अच्छी बात है, लीगल इफेक्ट है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लीगल इफेक्ट होना कि सुप्रीम कोर्ट उस कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। जैसे चीज़ें डीपीएसपी के लिए होती हैं, सिमिलरली वही चीज़ें जाती हैं आपके प्रीएम्बल के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपके सेकुलरिज्म, सोशलिज्म वगैरह की बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा नहीं क्या कि जो हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल, उसको इन्फोर्स करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो उसको वो एक बार पे देखेगी कि हाँ ये इसको अल्ट्रावायर्स करने में हमें दिक्कत है, क्योंकि ये तो प्रीएम्बल को बढ़ावा देने के लिए, प्रीएम्बल के प्रिंसिपल पे है, तो नो लीगल इफेक्ट को तो काट दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हम कंफ्यूज हैं सी और डी के बीच में। सी कहता है सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नाउ सी सेम लीगल इफेक्ट नहीं है, इसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखना और चीज़ों को सीधे सीधे देखना। आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाना वो एक अलग बात है। और ये बोल के कि डीपीएसपी में या प्रीएम्बल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो मुझे वो चीज़ सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, मुझे फ्री लीगल एड क्यों नहीं मिल रहा है, आप नहीं जा सकते, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो सेम लीगल इफेक्ट नहीं होगा, राइट। लेकिन डी देखिए, यहाँ पे सेम लीगल इफेक्ट नहीं हो अदर पार्ट की तरफ। फंडामेंटल राइट हैज़ फार ह्यूज लीगल इफेक्ट दैन प्रीएम्बल और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन बाकी सारे का भी लीगल इफेक्ट है। डी क्या कहता है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। एग्जैक्टली, प्रीएम्बल को अलग से काउंट करके हटा के अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि प्रीएम्बल को इन्फोर्स करिए, बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाइए, तो गलत होगा। प्रीएम्बल के अगर देखते हैं कि प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बाकी सारे पार्ट में भी जो लिखा हुआ है वही प्रीएम्बल में है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या ये सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए क्योंकि ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड है? नहीं,
पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के लिए कई सारे प्रोविजन हैं, इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कल को आप प्रियम्बल से सेक्युलरिज्म वर्ड हटा भी दोगे, प्रियम्बल अमेंडेबल है ना, इंदिरा गांधी ने अमेंड किया था ना, उसमें आपका सोशलिज्म सेक्युलरिज्म डाला था ना, तो कल को आप सेक्युलर पहले नहीं था सेक्युलरिज्म, राइट। तो क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आप खुद सोचिए, अदर पार्ट में तो था। तो इंदिरा गांधी का कल हमको हटा देंगे वहाँ पे सेक्युलरिज्म, तो क्या सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से? नहीं। इसीलिए प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो अगर आपको प्रियम्बल को समझना है तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें और उसके हिसाब से बोलें कि नाउ प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसको हम लीगल इफेक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम किसी लॉ को देखेंगे प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड है, वो पूरे का समरी है, अलग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रांस, ये जो रिजर्व ट्रांस से रेफर्स टू, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन वगैरह की बात नहीं होगी। गोल्ड ट्रांस से रिजर्व ट्रांस जो होती है वहाँ पे आईएमएफ का क्रेडिट देने का सिस्टम है, वहाँ पे आप कुछ पैसा जमा करते हो, फिर आईएमएफ जो आपको देता है, हर कंट्री अपना अपना यहाँ पे सबमिट करती है। PT 365 में ये 10 बार मेंशन था, कोई इशू नहीं था इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 मतलब DPSP, इतना डिस्कशन तो ऑलरेडी कर लिया, क्या सही है उसके बारे में। दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, कहाँ किसी ने बोला क्या? DPSP में लिखा हुआ है कि शराबबंदी हो जानी चाहिए, तो आप चले जाओगे कि हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में बंद नहीं है, बंद कराओ कोर्ट में, क्योंकि DPSP में लिखा हुआ है। इक्वल वेजेस के लिए आप चले जाओगे वहाँ पे? नहीं, जब तक उस पर फंडामेंटल राइट नहीं बना आप नहीं जा सकते। तो दे आर नॉट एन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स बट दे हैव लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के लोग जो बैठे हुए हैं उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। वो इंटरप्रिटेशन करेंगे किसी लॉ की, नल एंड वाइड करने से पहले सोचेंगे कि वो DPSP को एनफोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा, प्रियम्बल को, वो अलग चीज़ होती है। आप उसको लेके कि इस आर्टिकल में ऐसे लिखा हुआ DPSP में तो हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, सुख सुविधा, ऐसा नहीं है। ये हर कोई जानता है कि आपके DPSP इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं होते हैं। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अब यहाँ पे कितना ईजी हो गया, यहीं पे तो आपको आंसर दे दिया इन्होंने। पहला स्टेटमेंट क्या दिया? दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। दूसरे थोड़ा चेंज करके क्या करती है? दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट्स। एक्सट्रीम वर्ड ना देखें, ये आपके जो DPSP होते हैं वो किसी कोर्ट के द्वारा नॉर्मल या स्पेशल आपके एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। वो आपके राइट्स नहीं हैं, वो स्टेट की तरफ से ड्यूटीज है जो स्टेट को जब भी मन करेगा करेगा। वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ, तो क्या आप जाके लगा दोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? नहीं है ना। दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। दिख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, इसी में आंसर है। अगर ये रॉन्ग आपको पता है पहले से तो ये राइट है, तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट से भी ना डरें एनी कोर्ट, क्योंकि आपको पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा तो राइट है, तो 2 सही हो गया। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। तब से तो 10 बार बोल रहा हूँ कि स्टेट जो अपने लॉ बनाता है उसके हिसाब से बनाता है, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात हो रही। मोदी गवर्नमेंट बोल रही कि हम वहाँ पे लिखा हुआ तुम बना देंगे। बीफ बैन, लिकर बैन, कैसे हो रहा है? इक्वल वेजेस के लिए लॉ लाना, ये कैसे हो रहा है? MSP देना, फ्री लीगल एड, नालसा, ये सब कैसे बना है? क्योंकि वहाँ पे DPSP में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे जैसे कंट्री के पास गवर्नमेंट, ये आपके पास रिसोर्सेज आएंगी कंट्री के पास, गवर्नमेंट के पास, और जैसे जैसे लोग मानेंगे, सोसाइटी इवॉल्व होगी, वैसे वैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कई चीज़ें राइट बना दी गई हैं और कई चीज़ों पर लॉ बना दिए गए हैं और कई चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो लॉ बनाई जाती है ना स्टेट की, उसको इन्फ्लुएंस करता है, DPSP को देखा जाता है, और ये लिखा हुआ है DPSP में कि गवर्नमेंट को अपने तरफ से ट्राई करना है कि उस पर कानून बनाए। आपका कुछ नहीं है, सिटीजन का नहीं है, गवर्नमेंट करेगी। 2 और 3 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, ये आपको थोड़ा ट्रिक कर देगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नाउ अब यहाँ पे सोचेंगे, आपको याद आएगा कि यार तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर बनी, इलेक्शन हारने के बावजूद भी 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन होना सोच रही है, उसके बाद जो है फिर मिनिस्टर बन जाएगी। नाउ ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके अटेंशन लेवल पे डिपेंड करेगा इसको सॉल्व करना। क्या लिखा हुआ? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिनिस्टर बनने की एलिजिबिलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में MP MLA बनने की जो है आपकी एलिजिबिलिटी है। MP के लिए 84 आर्टिकल होता है, MLA के लिए भी कुछ होता है, याद नहीं आ रहा। MP MLA बनने की है, वहाँ पे एज लिखा हुआ है कितनी होनी चाहिए, राइट। सिटीजन होना चाहिए लिखा हुआ, और साथ में ये लिखा हुआ है कि बाकी जो है इंडिया में लॉ बनेगी तो एज लिखा हुआ है और सिटीजन होना चाहिए लिखा हुआ, और बाकी क्या लिखा हुआ थर्ड कि इसके अलावा जो और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है MP या MLA बनने के लिए, वो लॉ बना के पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। उसके हिसाब से बना हुआ आपका क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। उस एक्ट में मेंशन्ड है कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उस स्टेट में वोट करने का है आपको राइट, तो आप वहाँ के जो है
MP MLA बन सकते हैं। मिनिस्टर बनने की बात तो बाद में होगी, आप MP MLA बन जाइए, वहाँ पे आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस वर्ड का कोई रिलेशन नहीं है मिनिस्टर वगैरह की, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर इज रिलीज। बस एक्सट्रीम आ गया, इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। हाँ, तो किसी को मतलब क्रिमिनल ऑफेंस में 5 साल की सज़ा मिल जाए तो उसका पूरा जो है पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, एक पीरियड होता है इन चीज़ों का, इतने टाइम तक, ठीक है, प्रिजन से रिलीज होने के बाद वो आप RPA में पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब 5 साल जेल होगी तो पूरा करियर ख़त्म, ऐसा तो नहीं हुआ है। कई लोग हैं यहाँ पे जेल काट के आए हैं लंबा लंबा, फिर जाके इलेक्शन लड़ ले रहे हैं। नाइदर वन नॉर टू, सिंपल आंसर। लेकिन यहाँ आपका रॉन्ग हो जाता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देखते। आपको TMC वगैरह याद आ जाता, कई स्टेट याद आ जाते। इनफैक्ट कमलनाथ मध्य प्रदेश में बाद में चुने गए थे, वो पहले चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है, वो MLA बने थे इसलिए, और MLA बनने के लिए उनको वहाँ पे वोटर होना जरूरी था स्टेट में। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ, और उसके बाद वो वहाँ पे चुन लिए गए, फिर बाई इलेक्शन में आ गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अप सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। ये आपके पॉलिटी में सिंपली जो है मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट के सेशन को सम्मान करते हैं, गवर्नर जो है स्टेट वाले को करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन ए ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। दूसरे स्टेटमेंट में आपके साथ सिंपली यहाँ पे खेला गया है। खेला ये गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल में कि पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस, जहाँ भी बुलाना चाहें वो समन कर सकते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि कभी भी अगर कोई सेशन चल रहा, मान लीजिए सेशन A, और उसका यहाँ पे लास्ट डेट है, और उसके बाद चलेगा सेशन B, उसका यहाँ पे फर्स्ट डेट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम साल में आपको 2 सेशन कराने हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना जो लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सेशन वगैरह नहीं भाई, 2 सेशन मिनिमम बन रहे हैं। वो भी कैसे बन रहे हैं, क्योंकि बीच का इंटरवेनिंग पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। गलत। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। सही बात है, नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज है, 6 महीने का गैप रखना है, बस उसकी बात है। मैक्सिमम गैप है ना, मिनिमम नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही है ना। मैं इसको धीरे धीरे अब स्पीड भी बढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ रहा होगा कितना इफेक्टिव है ये। नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम 21 से 40 करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।